नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से सबसे अधिक प्रभावित 6 राज्यों और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 81.25% हुई। संसद ने श्रमिकों के कल्याण के लिए 3 श्रम संहिता विधेयक पारित किए। रेलवे ने 2023 तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। समाचार संध्या में अपने सहयोगी अतहर सईद के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के अधिक प्रकोप वाले 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की उच्च स्तरीय बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अध्यक्षता की। उन्होंने कोविड महामारी की ताजा स्थिति और इससे निपटने की तैयारियों तथा प्रबंधन की समीक्षा की। देश में कोविड रोगियों की कुल संख्या के 63% मामले इन 6 राज्यों और दिल्ली में हैं। इन राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पंजाब शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य आपदा कार्रवाई निधि एसडीआरएफ के बारे में महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं और इसके लिए राज्यों को दी जाने वाली धनराशि बढ़ा दी गई है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड महामारी से संक्रमित लोगों का पता लगाने और उनकी निगरानी के नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने संक्रमित लोगों के परीक्षण, उपचार और उन पर नजर रखने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के वायरस के फैलाव को रोकने के लिए मास्क की महत्वपूर्ण भूमिका है। श्री मोदी ने कहा कि संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच दवाइयां आसानी से पहुंचे, ये हमें सबने मिलकर के ही देखना होगा। संयम, संवेदना, संवाद और सहयोग की जो प्रतिबद्धता इस कोरोना काल में देश ने दिखाई है, उसको हमें और आगे जारी रखना है। संक्रमण के विरुद्ध लड़ाई के साथ साथ अब आर्थिक मोर्चे पर भी हमें पूरी ताकत से आगे बढ़ना है। हमारे साझा प्रयास जरूर सफल होंगे। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर लगातार 5वें दिन नए मामलों की तुलना में अधिक रही है। पिछले 24 घंटों में 89,746 लोग संक्रमण से ठीक हुए, जबकि 83,347 नए मामले सामने आए। स्वस्थ होने वालों की दर बेहतर होकर 81.25% हो गई। अब तक 45,87,600 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। विश्व भर में भारत में इस संक्रमण से ठीक होने वालों की दर सर्वाधिक है। ये विश्व भर में आंकड़ों का 19.5% है। देश के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की दर अधिक है। देश में संक्रमित लोगों की संख्या 56 लाख को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों में 1,085 मरीजों की मौत हुई है। मृतकों की संख्या 90,000 से अधिक हो गई है। मरने वालों की दर कम होकर 1.59% पर आ गई है। इस समय देश में कुल 9,68,000 से अधिक रोगी हैं, जो कुल मामलों का 17.15% हैं। देश में कोविड-19 की जांच क्षमता बढ़कर प्रतिदिन 12 लाख से अधिक हो गई है। देश भर में 6 करोड़ 60 लाख से अधिक कोविड जांच की जा चुकी हैं। संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी 3 विधेयक पारित कर दिए हैं। राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज स्वीकृति दी, जबकि लोकसभा ने इन्हें कल पारित किया था। पहले विधेयक व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 में किसी प्रतिष्ठान में नियुक्त व्यक्तियों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य करने की दशाओं को विनियमन करने का प्रावधान है। दूसरे विधेयक औद्योगिक संबंध संहिता 2020 में कर्मचारी संघ, औद्योगिक प्रतिष्ठान या उपक्रम में रोजगार की दशाओं, औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान संबंधी कानून को संशोधित करना है। तीसरे विधेयक सामाजिक सुरक्षा सहित 2020 के तहत देश में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानूनों को संशोधित किया गया है।
श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सदन को तीनों विधेयकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ओएसएच कोड के माध्यम से श्रमिकों को एक सुरक्षित कार्य का वातावरण तथा श्रमिक कल्याण के प्रावधान समाहित किए गए हैं। इसी तरह आईआर कोड द्वारा श्रमिकों के लिए एक प्रभावी विवाद निस्तारण व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इस कोड का उद्देश्य यह है कि हर औद्योगिक संस्थान में, चाहे उसमें एक भी श्रमिक कार्य क्यों न कर रहा हो, वहां एक प्रभावी तथा समयबद्ध विवाद निस्तारण प्रणाली की व्यवस्था दें। सामाजिक सुरक्षा कोड संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने हेतु ढांचा प्रदान करेगा। इसमें ईपीएफओ, ईएसआईसी, ग्रेच्युटी तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा फंड से संबंधित प्रावधान समाहित है। श्री गंगवार ने कहा कि सरकार ने मजदूरों से विरोध का अधिकार नहीं छीना है। मजदूरों की समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशने के लिए हड़ताल से पहले 14 दिन का नोटिस देने की व्यवस्था की गई है। चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से श्रमिकों को न्याय मिलेगा। वेतन सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, तीनों की गारंटी देने वाली ये बिल है। केंद्रीय श्रम कानूनों की संख्या 70 थी और उसमें मजदूर उलझ गए थे। अब 4 कोड बन गए, तो ये न्याय अब जल्दी और अच्छा मिलेगा। सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, गारंटी। सभी मजदूरों को समय पर वेतन मिलेगा। कहीं 1 तारीख को मिलता, कहीं 5 तारीख को मिलता, कभी महीने के अंत में मिलता। ऐसा अब नहीं कर सकते। समय पर वेतन देना ही पड़ेगा। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महासचिव एसजी मिश्रा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि संसद में पारित 3 श्रम संहिता विधेयकों ने देश के 40 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को बड़ी राहत मिलेगी। जो सोशल सिक्योरिटी बिल है और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी बिल है, इससे देश के जो असंगठित कामगार हैं तो उनको लाभ होगा, क्योंकि उनको अब सीधे तौर पर भर्ती किए जाएंगे, अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा और साथ इसके ईएसआई कटेगा, उनका पीएफ काटा जाएगा और उनको तरीके से लागू कराने के लिए सरकार अलग से कार्यक्रम अपॉइंटमेंट करेंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने स्पॉटलाइट कार्यक्रम में श्रम कानूनों में सुधार पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की महानिदेशक तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में अपर सचिव सुश्री अनुराधा प्रसाद के साथ एक साक्षात्कार का प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:15 से एफएम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। संसद ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को पारित कर दिया। राज्यसभा ने इसे आज स्वीकृति दी, जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इस विधेयक के तहत कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक से पिछले 70 वर्ष की गलतियों को ठीक किया गया है और क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है। जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 इस असंतुलन के दूर करने के एक प्रयास है, जिसके पारित होने से यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू कश्मीर की 98% आबादी को भाषा संबंधित अपना अधिकार आज के बाद प्राप्त होगा। ये बहुत खुशी की बात है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कानून से जम्मू कश्मीर के लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। उर्दू के अलावा अन्य भाषा बोलने वाले लोग काफी पहले से यह मांग कर रहे थे कि उनकी भाषा को भी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया जाए। इससे पहले जम्मू और कश्मीर में 2 आधिकारिक भाषाएं थी। उर्दू को आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त था, वहीं अंग्रेजी को आधिकारिक व्यवहार के लिए प्रयोग किया जाता था। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्तमान जम्मू और कश्मीर की कुल जनसंख्या 1,21,00,000 है और प्रदेश में उर्दू भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड महामारी के मद्देनजर संसद के मानसून सत्र के तय समय से 8 दिन पहले आज राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। मानसून सत्र 14 सितंबर को आरंभ हुआ था और 1 अक्टूबर तक चलना था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि 10 दिन के सत्र के दौरान ऊपरी सदन में 25 विधेयक पारित किए गए और 6 पेश किए गए। उन्होंने कहा कि सदन की उत्पादकता 100% से अधिक रही। कृषि संबंधी 2 विधेयक पारित करने के दौरान अनुचित व्यवहार का उल्लेख करते हुए सभापति ने सदस्यों से आग्रह किया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं दोहराई जानी चाहिए।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस को बढ़ावा देने वालों और लोगों के साथ बातचीत करेंगे। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इस संवाद का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिभागी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए अपनी फिटनेस के अनुभवों को साझा करेंगे। विराट कोहली, मिलिंद सोमन और ऋजुता दिवेकर जैसी हस्तियां इसमें भाग लेंगी। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए इस जन आंदोलन का उद्देश्य फिट इंडिया संवाद के जरिए देश को फिट राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना है। पिछले वर्ष से फिट इंडिया अभियान की शुरुआत के बाद करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने द फिट इंडिया फ्रीडम रन, प्लग रन, साइक्लोथॉन, फिट इंडिया वीक, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट जैसे कई कार्यक्रमों में भागीदारी कर इसे जन आंदोलन बना दिया। भारतीय रेल की बड़ी लाइनों के मार्गों को वर्ष 2023 तक 100% विद्युतीकृत किए जाने की योजना है। आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस वर्ष 1 अप्रैल तक कुल 63,631 किलोमीटर रेल मार्गों में से लगभग 63% बड़ी लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। रेल मंत्री ने बताया कि देश में 23,765 किलोमीटर रेल लाइनों का विद्युतीकरण होना बाकी है। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री गोयल ने कहा कि रेलवे की उस खाली पड़ी भूमि का उपयोग अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए किया जा रहा है, जिनकी परिचालन उद्देश्य के लिए तत्काल आवश्यकता नहीं है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना पर जल्द से जल्द अमल करने की दिशा में आम राय कायम करने को कहा है। दोनों राज्यों के जल संसाधन मंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में उन्होंने कहा कि इस परियोजना से पानी की किल्लत और बार बार सूखे की आशंका वाले बुंदेलखंड में व्यापक बदलाव आएगा। परियोजना से हर साल 10,62,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई के साथ साथ क्षेत्र से करीब 62 लाख लोगों को पेयजल की आपूर्ति होगी। परियोजना से 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO को अहमदनगर में MBT अर्जुन से लेजर गाइडेड टैंक रोधी मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि देश को इस बात पर गर्व है कि DRDO भविष्य में आयात पर निर्भरता कम करने के लिए अथक परिश्रम कर रहा है। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रशंसा करते हुए कहा है कि देश में पिछले वर्षों के दौरान प्रदूषण का स्तर लगातार कम रखने में बोर्ड ने प्रशंसनीय काम किया है। बोर्ड के 46वें स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के प्रयासों में बोर्ड का योगदान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि विभिन्न तकनीकी और नियामक प्रयासों के माध्यम से बोर्ड ने सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए सराहनीय काम किया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन को तरल ऑक्सीजन के परिवहन के वास्ते ISO टैंक कंटेनर के इस्तेमाल को 1 साल के लिए अनुमति दे दी है। कोविड महामारी के मद्देनजर घरेलू परिवहन के उद्देश्य से तरल ऑक्सीजन की ढुलाई के लिए ISO कंटेनर को मंजूरी देना आवश्यक हो गया था। देश भर में ISO कंटेनर से सड़क मार्ग के जरिए ऑक्सीजन के सुरक्षित और तेजी से आवागमन में बहुत मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार RR भटनागर ने आज 21 दिन के जन अभियान के सिलसिले में सांबा जिले के सीमावर्ती रामगढ़ ब्लॉक का दौरा किया। ये अभियान पूरे प्रदेश में गांव की ओर वापसी कार्यक्रम के तीसरे चरण के तहत आयोजित किया जा रहा है। श्री भटनागर ने प्रदेश में जारी जन सुनवाई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के बारे में तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन की टिप्पणी देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप है और ये पूरी तरह अस्वीकार्य है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी दूत ने इस बयान पर जवाब के लिखित अधिकार के तहत कहा कि तुर्की को अन्य देशों की संप्रभुता का आदर करना सीखना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम बहस के लिए रिकॉर्डेड बयान में जम्मू कश्मीर का उल्लेख किया था।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। अब प्रस्तुत है संसद में आज की कार्यवाही की समीक्षा। पहले पेश है राज्यसभा की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। कोरोना महामारी के साये में आयोजित राज्यसभा का मानसून सत्र आज अपने निर्धारित समय से 8 दिन पहले ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र की अवधि छोटी होने के बावजूद इस दौरान सदन में 25 विधेयकों को पारित किया गया, जबकि हंगामे के कारण 8 विपक्षी सदस्यों को रविवार को शेष सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि यह सत्र कुछ मामलों में ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इस दौरान सदन के सदस्यों के बैठने की नई व्यवस्था के तहत 5 अन्य स्थानों पर बैठाया गया। इसके अलावा सदन ने लगातार 10 दिनों तक काम किया और शनिवार तथा रविवार को भी सदन की कार्यवाही चलती रही। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान 25 विधेयकों को पारित किया गया या लौटा दिया गया। इसके साथ ही सदन में 6 विधेयक भी पेश किए गए। सत्र के दौरान पारित किए गए विधेयकों में कृषि क्षेत्र से संबंधित 3 महत्वपूर्ण विधेयक, महामारी संशोधन विधेयक, विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक शामिल हैं। श्री नायडू ने बताया कि सत्र के दौरान 104.47% कामकाज हुआ। उन्होंने कहा कि इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर व्यवधान होने के कारण जहां सदन के कामकाज में 3 घंटों का नुकसान हुआ, वहीं सदन ने 3 घंटे 26 मिनट अतिरिक्त कामकाज किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सत्रों के दौरान उच्च सदन में कामकाज का प्रतिशत 96.13% रहा है। सभापति ने पिछले 2 दिनों से सदन के कामकाज में कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों द्वारा भाग नहीं लिए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने इस सत्र को बुलाए जाने के पीछे के कारणों का खुलासा करते हुए कहा कि ऐसा करना संवैधानिक बाध्यता थी। नायडू ने कहा कि राज्यसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि उपसभापति को हटाए जाने का नोटिस दिया गया। सभापति ने कहा कि उन्होंने इसे खारिज कर दिया क्योंकि वो नियमों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने सदन में हुई घटना को अनुचित बताया। उन्होंने सदस्यों से अनुरोध किया कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो और सदन की गरिमा बनी रहे। गौरतलब है कि रविवार को कृषि संबंधी 2 विधेयकों के पारित होने के दौरान हंगामे को लेकर सोमवार को 8 विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था। निलंबित किए गए सदस्यों में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, सैयद नजीर हुसैन और रिपुन बोरा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रागेश और इला मारम करीम शामिल हैं। सत्र के दौरान एनडीए के उम्मीदवार हरिवंश ध्वनिमत से दोबारा सदन के उपसभापति चुने गए। आज सदन में कामकाज की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया तथा शून्यकाल में कई सदस्यों ने लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। शून्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के भूपेंद्र यादव ने संसद भवन के ग्रंथालय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर साहित्य की एक पीठ स्थापित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि आज उनकी जयंती है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे एक अच्छा और महत्वपूर्ण सुझाव बताते हुए उम्मीद जताई कि सरकार इस पर ध्यान देगी। बीजू जनता दल के सुभाष चंद्र सिंह ने आंगनवाड़ी और आशा कर्मियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग करते हुए कहा कि इन कर्मियों ने कोविड-19 महामारी के दौरान भी निरंतर काम किया है। शून्यकाल में ही असम गण परिषद के वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, बीजू जनता दल की ममता मोहंती, भारतीय जनता पार्टी के डीपी वत्स, पीडीपी के नजीर अहमद लावे, भारतीय जनता पार्टी सदस्य केसी राममूर्ति ने भी लोक महत्व के विभिन्न मुद्दे उठाए। सदन में आज संक्षिप्त चर्चा के बाद विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई, जिसमें विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों के कामकाज में पारदर्शिता के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। विधेयक पर हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राव ने कहा कि ये विधेयक किसी गैर सरकारी संगठन एनजीओ के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन एनजीओ के हित में है जो पूरी पारदर्शिता के साथ अपना काम कर रहे हैं। संक्षिप्त चर्चा के बाद सदन में आहरित वित्तीय संविदा द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक, जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक तथा उपजीविकाजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इसी के साथ सदन ने 2 विनियोग विधेयक को बिना चर्चा के लौटा दिया।
इससे पहले आज सुबह 9 बजे बैठक शुरू होने पर सदन ने हरदीप सिंह पुरी, समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव और कांग्रेस के राज बब्बर सहित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के 11 सदस्यों को विदाई दी, जिनका इस साल नवंबर में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इन सदस्यों में नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भारतीय जनता पार्टी सदस्य नीरज शेखर और अरुण सिंह, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव, रवि प्रकाश वर्मा, जावेद अली खान और चंद्रपाल सिंह यादव, कांग्रेस के राज बब्बर और पीएल पुनिया तथा बसपा के वीर सिंह और राजा राम शामिल हैं। सभापति ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कई सदस्य पुनः निर्वाचित होकर वापस आएंगे। नायडू ने कहा कि जो सदस्य वापस नहीं आएंगे उनकी कमी खलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे विभिन्न तरीके से लोगों की सेवा करते रहेंगे। उल्लेखनीय है कि आज ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। सदन में रविवार को हुए हंगामे को लेकर 8 विपक्षी सदस्यों के निलंबन के विरोध में कई विपक्षी दलों के सदस्य सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर रहे हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्र 1 अक्टूबर तक चलना था, लेकिन कोविड-19 के मद्देनजर 18 दिन की इस सत्र की अवधि कम करने का फैसला किया गया है। ये सत्र 14 सितंबर को शुरू हुआ था। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा में आज महापत्तन प्राधिकरण विधेयक 2020 पर चर्चा हुई। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए पोत परिवहन मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि इस विधेयक में बंदरगाह क्षेत्र में पारदर्शिता लाने, विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा बनाने, उन्हें निर्णय लेने की स्वायत्तता देने की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि समय के साथ बंदरगाह क्षेत्र में हो रहे बदलाव को देखते हुए ये जरूरी था, क्योंकि वर्तमान में जो कानून है वो 50 साल पुराना है। उन्होंने कहा कि पोत परिवहन का इतिहास काफी पुराना है। अंग्रेजों से पहले भारत के सभी बंदरगाहों से दुनिया में कारोबार होता था। अंग्रेजों ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए, जिससे हमारे पोत परिवहन क्षेत्र को नुकसान हुआ। आजादी के बाद भी इस क्षेत्र की कहीं न कहीं उपेक्षा हुई। मंडाविया ने कहा कि बड़े बड़े बंदरगाहों को स्वायत्तता देने और उनकी व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए ये विधेयक लाया गया है। भारतीय जनता पार्टी की भारतीबेन शियाल और दर्शनाबेन, वाईएसआर कांग्रेस के लाव श्रीकृष्णा, बीजू जनता दल के अनुभव मोहंती, जनता दल यूनाइटेड के कौशलेंद्र कुमार और अन्ना द्रमुक के रविंद्र कुमार ने भी चर्चा में भाग लिया। समाचार लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। इससे पहले शून्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी सांसद उदय प्रताप सिंह ने सरकार से आग्रह किया कि जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए कानून बनाया जाए। उदय प्रताप सिंह ने सदन में शून्यकाल के दौरान बढ़ती जनसंख्या का उल्लेख किया और कहा कि ये देश के सामने बड़ी समस्या बन गई है। उन्होंने कहा कि जिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 खत्म किया गया, राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया गया, 3 तलाक का कानून पारित किया गया, मैं उनके नेतृत्व वाली सरकार से आग्रह करता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण करने वाले दुनिया का सबसे बड़ा कानून बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की मांग की। भारतीय जनता पार्टी के ही राजकुमार चाहर ने देश के हर जिले में किसान भवन का निर्माण करने की मांग की। एआईएमआई के इम्तियाज जलील ने अपने संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद में पानी की किल्लत का मुद्दा उठाया और कहा कि सरकार हर घर जल परियोजना के तहत उनके क्षेत्र को शामिल किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के पशुपतिनाथ सिंह ने कहा कि बोकारो के सेल प्लांट में काम कर रहे लोगों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग पर विचार किया जाए। निर्दलीय मोहन डेकर ने दादरा एवं नगर हवेली में दिल्ली की तर्ज पर अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की मांग उठाई। शून्यकाल में लोक जनशक्ति पार्टी की वीणा देवी ने ओलावृष्टि और बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान का मुद्दा उठाते हुए केंद्रीय मदद की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे उनके संसदीय क्षेत्र सहित आसपास के क्षेत्रों में फसलें बर्बाद हो गई हैं और सड़कें टूट गई हैं। उन्होंने कहा कि इससे मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान और मजदूर बड़ी संख्या में प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार सीमित संसाधनों के बावजूद हर संभव मदद पहुंचा रही है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए केंद्रीय मदद की जरूरत है। त्रिपुरा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद प्रतिमा भौमिक ने अपने संसदीय क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की तर्ज पर एक अस्पताल खोले जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में एजीएमसी अस्पताल पहले से मौजूद है, आवश्यक संसाधन भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा को उसकी मांग से अधिक दिया है। ऐसे में केंद्र सरकार यदि राज्य को एक एम्स जैसा संस्थान दे दे तो क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।
बिहार के औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी के सुशील सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग 139 को 4 लेन में परिवर्तित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस राजमार्ग पर यातायात का दबाव अधिक हो गया है। राजस्थान के राजसमंद से भारतीय जनता पार्टी की दिया कुमारी ने रामगढ़ बांध के सूख जाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये बांध जयपुर शहर की लाखों की आबादी की प्यास बुझाने वाला है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता की वजह से सूख गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय को इसे पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। अभी आप अतहर सईद से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 p.m. in the night. On 100.1 FM, All India Radio. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुलप्रीत सिंह को मादक पदार्थों की अवैध खरीद फरोख्त के कथित मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। एनसीबी के उप निदेशक केपीएस मल्होत्रा ने बताया कि दीपिका पादुकोण को शुक्रवार को, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को शनिवार को बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है। रकुलप्रीत सिंह को कल पेश होने को कहा गया है। दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश को इस मामले में सबसे पहले पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद एनसीबी ने अब इन अभिनेत्रियों को समन जारी किया है। एनसीबी ने आज उड़ता पंजाब के सह निर्माता मधु मंटेना से पूछताछ की। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मैच में ताजा समाचार मिलने तक 10 ओवर में 1 विकेट पर 14 रन बना लिए थे। कोलकाता ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय किया। मुंबई को अपने पहले मैच में चेन्नई से हार का सामना करना पड़ा था। कोलकाता का टूर्नामेंट में ये पहला मैच है। आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में रश्मिरथी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, हाहाकार और चक्रव्यूह शामिल हैं। आइए सुनते हैं उनकी कविता के कुछ अंश। मुख में वेद पीठ पर तरकस, कर में कठिन कुठार, सावधान ले रहा परशुधर फिर नवीन अवतार। जनता जगी हुई है, मूद मूद वे पृष्ठशील के गुण जो सिखलाते हैं। वज्रायुध को पाप, लौह को दुर्गुण बतलाते हैं। मन की व्यथा समेट न तो अपनेपन से हारेगा, मर जाएगा स्वयं सर्प को अगर नहीं मारेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिनकर जी की यादगार रचनाएं न केवल साहित्यिक अभिरुचि वालों को बल्कि आम लोगों को भी प्रेरित करती रहेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिनकर जी की विशिष्ट रचनाएं लोगों को हमेशा प्रोत्साहित करती रहेंगी। मुंबई में आज अग्रीपाड़ा में एक बहुमंजिलीय इमारत की लिफ्ट में फंसकर 2 सुरक्षा गार्डों की मौत हो गई। ये दोनों गार्ड लिफ्ट से तहखाने में गए थे, जहां पहले से ही पानी भरा हुआ था। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 27 और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। गिलगित में तापमान 15 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में तापमान 15 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड से सबसे अधिक प्रभावित 6 राज्यों और दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 81.25% हुई। संसद ने श्रमिकों के कल्याण के लिए 3 श्रम संहिता विधेयक पारित किए। लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। रेलवे ने 2023 तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस के साथ मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।